Hello and welcome back to my channel Project PMYP. Here is the series going on for UPSC EPFO जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को होने वाला है। इस सीरीज में हमने पहले बेसिक लेक्चर्स किए हैं, फिर 11th लेक्चर वाज ऑफ MCQ, उसके बाद हमने फैक्ट्री एक्ट को 10-10 मिनट की वीडियोस में 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। सोशल सिक्योरिटी के भी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट एंड टुडे इज द लेक्चर 70 ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। तो इसमें बेसिक डिफिनीशंस पढ़ेंगे और इस एक्ट में क्या क्या कहा गया है। सो लेट अस बिगिन। ट्रेड यूनियन एक्ट of 1926 provides for registration of trade unions with a view to render lawful organization of labor to enable collective bargaining। हमने पहले दूसरे लेक्चर्स में देखा था कि ट्रेड यूनियंस की क्या यूजेस होते हैं, स्ट्राइक वगैरह कैसे कर सकते हैं, स्ट्राइक की क्या लिमिट होती है, लीगल स्ट्राइक क्या होती है, इलीगल स्ट्राइक क्या होती है, तो वो सब यूनियंस करते हैं। और अब उसी यूनियन की डिफिनीशन है यहाँ पे कि ट्रेड यूनियन जो एक्ट है वो किस लिए बनाया गया कि रजिस्ट्रेशन किया जा सके लॉफुल ट्रेड यूनियंस का, ताकि लेबर्स जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में उसको हेल्प की जा सके। It also confers on a registered trade union certain protection and privileges. The Act extends to the whole of India and applies to all kinds of unions of workers and associations of employers, which aim at regularizing labor management relations. Trade union is a combination, whether a temporary or permanent form, for regulating the relation not only between workmen and employees but also between workmen and workmen और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ट्रेड यूनियन केवल आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ही नहीं मध्यस्थता लाने के लिए बनाया जाता है, बल्कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में भी और आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी। अब आती है कुछ डिफिनीशंस। In this act, appropriate government means in relation to the trade union whose objects are not confined to one state or central government and in relation to other trade unions and the state government unless there is anything repugnant in the subject or context। अब देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी by whatever name called which the management or affairs of trade union is entrusted। Officer bearer in case of trade union includes any member or executive thereof but not include an auditor। Okay, ऑफिस बेयरर कोई भी मेंबर हो सकता है एक्सेप्ट द ऑडिटर। ये भी एक जो एक्सेप्शंस है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स दैट ऑफिस ऑफ अ ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मीन्स द ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स which is connected with employment, non-employment, terms of employment, conditions of labor or any person, and workmen means all persons employed in trade or industry whether or not employment of the employer with whom the trade dispute arises। क्या कह रहा है? जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसकी क्या डिफिनेशन दी है कि ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में हो या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो, उसको कहेंगे ट्रेड डिस्प्यूट। किस रीजंस की वजह से हो सकता है? रीजंस भी दिए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी, नॉन एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ लेबर। ठीक है। यहाँ वर्कमैन की डिफिनेशन दी हुई है। वर्कमैन मीन्स ऑल द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर विथ whom the trade dispute arises। अगला है ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन। इन तीनों के बीच में रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए जो भी यूनियन बनाया जाता है उसको हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट एक्ट शैल नॉट अफेक्ट any agreement between partners as their own business, any agreement between employer and those employed by him as to such employment, any agreement in consideration of sale of good will of a business or instruction in any profession, trade or handicraft। क्या कह रहा है ये कि ट्रेड यूनियन बने लेकिन ये एक्ट किसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्या कहने इफेक्ट कर रहा है? एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, दो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है एज टू देयर ओन बिजनेस। ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच एम्प्लॉयमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, अब एक एक करके सारे सेक्शंस देखेंगे हम लोग। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 3 में है ऑफ ट्रेड यूनियन 1926 empowers the government
Appropriate government to appoint a person as registrar of trade union. अब रजिस्ट्रार का काम क्या है, ठीक है. However, such person will work under the superintendence and direction of registrar. He may exercise as much powers appropriate government, be it state or central, as the case may be, so empowered to appoint additional and deputy registrar as it thinks fit for the purpose of exercising and discharging the duties of registrar. रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी जगह एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किया जा सकता है. जब ये अपॉइंटेड होंगे, रजिस्ट्रार नहीं है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, तो उनके पास सारी पावर्स होंगी जो रजिस्ट्रार के पास होती हैं. मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कंपनी का? मोड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज नॉट कंपल्सरी बट इज डिजायरेबल सिंस ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंजॉय सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस. देखो, ट्रेड यूनियन का रजिस्टर करना कंपल्सरी नहीं होता है, बट अगर रजिस्टर्ड है तो कुछ एक्स्ट्रा उसको पावर्स मिल जाते हैं, सर्टेन राइट्स मिल जाते हैं. सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स मोड फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 4 में आपका मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन any 7 or more than 7 members of trade union may by application apply for registration of trade union subject to following conditions. कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए? 7 और मोर. 7 और मोर, ठीक है. At least 7 members should be employed in the establishment on the date of making of application. कम से कम 7 लोग employed हो. At least 10% or 100 members, whichever is less, are employed in the establishment should be part of it on the date of making the application. जो हमारी कंपनी है, सपोज इसमें 1000 लोग हैं, इसमें से एटलीस्ट 10%, मतलब कि 100 लोग उसके पार्ट होने चाहिए, ठीक है. या फिर सपोज 2000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है. अब इसका 10% कितना हो गया? 200. तो क्या 200 लोग जरूरी है? नहीं, लिखा है ना यहाँ पे 10% और 100 मेंबर्स, या फिर 100 मेंबर हो या फिर 200, दोनों में से जो कम है, तो 100 मेंबर्स इस केस में नेसेसरी है, ठीक है. रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन. सेक्शन 6 में क्या है? एंड लिस्ट द प्रोविजंस व्हिच शुड बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन and it provides that no trade union shall be recognized unless it has established an executive committee in accordance with provisions of the act. ट्रेड यूनियन तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास एक एग्जीक्यूटिव कमिटी ना हो. ये रूल्स है. रूल्स किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 6 में. रजिस्ट्रार्स पावर. देखो, रजिस्ट्रार्स पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट फर्निशेस अपॉन द रजिस्ट्रार पावर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन in order to satisfy himself that application made by the trade union is proper. In matters with the discrepancy is found, the registrar reserves the right to reject the application unless the information is provided by the union. Registrar section 7 के अंदर कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पास ऐसी पावर्स है कि जो भी एप्लीकेशन ट्रेड यूनियन ने बनाया है वो ठीक हो, और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इसमें कुछ तो लूप होल्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, ठीक है, दाल में कुछ काला है, तो वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है. Registration. According to section 8 of the act, registrar has fully satisfied himself that a union has complied with all necessary provisions of the act. He may register such union by regarding all its particulars in manner specified by the act. अगर उसको लग गया कि सब कुछ ठीक है तो फिर उसको रजिस्टर कर लेगा, ठीक है. ये हुआ है आपका सेक्शन नंबर 8 में. नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. According to section 9 of the act, registrar shall issue a registration certificate to any trade union which have been registered under the provision of section 8. ठीक है. यहाँ पे देखो, पहले सेक्शन 7 में बुलाएगा कि सारे रूल्स लॉ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, डन है. 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेगा और 9 के अंदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा. ये प्रूफ होगा किसका? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का. मिनिमम रिक्वायरमेंट related to membership of trade union. Section 9A of the Act lays down the minimum number of members required to be present in any union which has been duly registered. The section mandates that trade union which have been registered must at all times constitute, जो हमने पहले पढ़ा था, या तो 10% लोग या फिर 100 लोग होने चाहिए, दोनों में से जो भी कम हो, ठीक है. Whichever is less, subject to minimum of 7. बनने के टाइम पे 7 तो होने ही चाहिए, मिनिमम ऑफ 7, और engaged or utilized in an institution or trade with that is connected. Cancellation of registration. अब बना है तो कैंसिल कैसे करेंगे? 7 में बुलाता है देखने के लिए कि ठीक है, 8th में जो है रजिस्टर कर लेता है, 9 में सर्टिफिकेट दे देता है, अब 10 में क्या हो गया? कैंसिल हो गया. कैसे कैंसिल हो गया?
Registration according to Section 10 of the Act has power to withdraw or cancel the registration certificate of any union under following conditions. On an application made by trade union seeking to be verified in such manner as be prescribed. ट्रेड यूनियन खुद ही एक एप्लीकेशन लेके जाए कि मेरा ट्रेड यूनियन आपको कैंसिल करना है तो वो कर देगा सेक्शन 9 के अंडर. If the registrar is satisfied with the fact that trade union has obtained the certificate by means of fraud, अगर वो फ्रॉड करके उस सर्टिफिकेट को लिया है तब भी वो उसको कैंसिल कर देगा. If trade union has ceased to exist, ट्रेड यूनियन है बचा ही नहीं है. If trade union has willfully and after submitting a notice to registrar have contravened any provision of the act and have been continuing with any rule which is in contravention with the provisions of act. एक्ट के अंदर जितने प्रोविजन है उसके कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन या विरोध या ना फॉलो करना, उस केस में भी आपका सेक्शन 9 के अंदर आपका ट्रेड यूनियन डिमोलिश किया जा सकता है. इफ एनी यूनियन हैज रिसेंटेड एनी रूल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 6 के अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं उसका भी फॉलो ना करो तो भी आपका ट्रेड यूनियन को डिमोलिश किया जा सकता है. लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. Incorporation of registered trade union, section 13 of the act states that every trade union which is registered according to the provisions of the act shall body corporate by the name under which is registered, have perpetual successions and common seal, power to contract and hold and acquire any movable and immovable property by the said name and sue and can be sued. ये आपका लीगल स्टेटस है. लीगल स्टेटस किसके अंदर है? सेक्शन 13 के अंदर है. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेक्शन 17. देखो आपको सारे सेक्शन यहाँ नहीं दिख रहे हैं, मैंने वही सेक्शन इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट नो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग एनी एग्रीमेंट मेड बिटवीन मेंबर्स ऑफ द यूनियन इन ऑर्डर टू प्रमोट लॉफुल इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन. ये आपका किसमें है? ये आपका दिया है सेक्शन 17. ठीक है, कि कोई भी मेंबर लायबल नहीं होगा किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अगर एग्रीमेंट बनाया जा रहा है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन किसी भी लॉफुल इंटरेस्ट को ट्रेड यूनियन के प्रमोट करने के लिए. अगर कोई लॉफुल इंटरेस्ट है ट्रेड यूनियन का तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आएगा. ये आपका सेक्शन 17. इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस. सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इम्यून्स द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल लायबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ एनी एक्ट डन इन फर्दरेंस और कंटेम्पलेशन ऑफ एनी ट्रेड डिस्प्यूट. कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर अगर कोई कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर सिविल सूट्स नहीं होगा, सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ए जनरल पर्सन इज सब्जेक्ट टू tortious liability for inducing any person to breach a contract, but trade union and its members are immune from such liabilities provided such inducement is in the contemplation और फर्दरेंस ऑफ एनी ट्रेड डिस्प्यूट. अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर कुछ ऐसा होता है तो उसके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी. फर्दर द इंड्यूसमेंट शुड बी लॉफुल, इट इज नॉट ऑफुल, इट इज लॉफुल एंड शुड नॉट इन्वॉल्व एनी एस्पेक्ट्स ऑफ वायलेंस, थ्रेट और एनी इलीगल एक्टिविटी. देखो ये चीज है कि ऐसा ना हो कि किसी का कोई मर्डर कर दे, नहीं, कोई भी वायलेंस, थ्रेट या इलीगल एक्टिविटी जब तक नहीं है तब तक वो सिविल सूट्स के से आपका इम्यून है. Appointment of office bearers. As per section 2, at least half of the office bearer of trade union of workers of unorganized sector must be engaged or employed in an industry to which the trade union is connected. ठीक है, आधे ऑफिस बियरर्स जो है ऑलरेडी एम्प्लॉयड होना चाहिए उस इंडस्ट्री में जहां पे जिस इंडस्ट्री से ये ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है. Unorganized sector means any sector which appropriate government may by notification in official गैजेट स्पेसिफाई. ठीक है. चेंज ऑफ नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस. द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में चेंज इट्स नेम विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स. 7 मेंबर एटलीस्ट चाहिए होता है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए और 2/3 मेंबर के हेल्प से आपका ट्रेड यूनियन का नाम बदला जा सकता है. नोटिस ऑफ चेंज इन राइटिंग शैल बी साइंड बाय 7 मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड शुड बी सेंट टू द रजिस्ट्रार. द रजिस्ट्रार शैल register the change of name if it is satisfied that proposed name is not identical with the name of any other existing trade union and requirement with respect to change of name have been compiled with. Change of name shall not affect any rights or obligations of the trade union or render any legal proceedings by or against the trade union as defective. क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले ट्रेड यूनियन जो है उसके 2/3 मेंबर्स आपके रेडी हों.
ठीक है, कंसेंट हो उनका, एक नोटिस हो जिसपे 7 मेंबर्स के और सेक्रेटरी के साइन हो आपके, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब देखेंगे कि ऐसा कोई और ट्रेड यूनियन का नाम नहीं है, चलो ठीक है, या उसके सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर ट्रेड यूनियन ये नाम चेंज हो जाता है तो ये इसके खिलाफ कोई लीगल या प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, या कोई भी उसके राइट्स नहीं बदल दिए जाएंगे कि नाम बदल गया तो अब आपके राइट्स कम हो गए। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नोटिस फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस should be given to the registrar in writing within 14 days। अगर ट्रेड यूनियन का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको बदलना है तो 14 दिन के अंदर अंदर आपको इन राइटिंग देना है। Amalgamation of trade union as per section 24 of Trade Union Act 1926, any registered trade union may amalgamate with any other trade unions। क्या है, अगर एक ट्रेड यूनियन है और उसको दूसरे ट्रेड यूनियन की विचारधारा पसंद आई है तो वो आपका मर्ज कर सकता है, एमलगेशन हो सकता है, सेक्शन 24 के अंडर दिया हुआ है। क्या है, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 50% ऑफ members of such union record their votes and at least 60% of votes recorded are in the favor of amalgamation। क्या कह रहा है कि मान लो एक ट्रेड यूनियन है, इसको मर्ज करना है, ठीक है, तो ये ट्रेड यूनियन के जो 50% मेंबर्स हैं वो वोट करें और इस 50% में एटलीस्ट 60% मेंबर्स फेवर में वोट करें। नोटिस ऑफ एमलगमेशन साइंड बाय द सेक्रेटरी एंड एटलीस्ट 7 मेंबर्स ऑफ ईच एमलगमेशन यूनियन, दोनों के 7 मेंबर्स प्लस सेक्रेटरी शुड बी सेंट टू द registrar office and amalgamation shall be in operation after registrar registers the notice। Dissolution of trade union, the registered trade union can be dissolved in accordance with the rules of the trade union। A notice of dissolution signed by 7 members and secretary of the union should be sent to the registrar within 14 days of dissolution। secretary plus 7 members हर जगह included है ये। On being satisfied, registrar कह देगा कि चलो ठीक है, आपका ट्रेड यूनियन डिमोलिश कर दिया गया। ऑब्लिगेशंस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। जनरल फंड्स, द जनरल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शुड बी स्पेंड ओनली ऑन एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। जो जनरल फंड होता है ट्रेड यूनियन का वो इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर खर्च होना चाहिए। ऑफिस बेरर की सैलरी पे, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, कंपेंसेशन वगैरह पे, एक्सपेंसेस वेलफेयर ऑफ वर्कर्स पे, benefits conferred to the workers in case of unemployment, disability or death, costs incurred by bringing or defending any legal suit, अगर कोई legal complaint हो जाती है तो उसके खिलाफ जो भी खर्चा आएगा, publishing materials with aim of spreading awareness, education of workers or their dependents, making provisions of medical treatment, taking insurance policies। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि किस किस चीजें पे खर्चा किया जा सकता है। सैलरी ऑफ ऑफिस बियरर पे, ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खर्चा आएगा उसके ऊपर, कोई भी कंपनसेशन है, लॉस वगैरह है उसके लिए, ट्रेड डिस्प्यूट के दौरान, एक्सपेंसेस ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है, बेनिफिट्स किसके किसके केस में, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी और डेथ, कॉस्ट इनकर्ड बाय ब्रिंगिंग एनी लीगल सूट, पब्लिशिंग मटेरियल फॉर एम ऑफ अवेयरनेस, यही सब है इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, सेपरेट पॉलिटिकल फंड होना चाहिए। क्या है ये? द ट्रेड यूनियन में सेटअप ए सेपरेट पॉलिटिकल फंड फॉर फर्दरेंस ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड इज नॉट कंपल्सरी। देखो, अब ये आपका जो फंड है, ठीक है, ये जो जनरल फंड है वो आपका अलग होगा पॉलिटिकल फंड से। ठीक है, पॉलिटिकल फंड और जनरल फंड अलग होगा, मतलब इसमें आपका पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए खर्चा नहीं किया जा सकता। The account books and membership register of the union shall be kept open for inspection by any of its office bearers. The copy of every alteration made in the rules of the union should be sent to registrar within 15 days. Annual statement of the receipt and expenditure and assets and liabilities of the union for the year ending on 31st December prepared in the prescribed forms and duly audited should be sent to the registrar. इनका साल कब खत्म होता है? इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो जो भी आपका बैलेंस शीट वगैरह है वो सब आपका ऑडिट करके रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। ठीक है, कोई भी रूल्स बदले जाएंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाएगा। पावर टू मेक रेगुलेशन अंडर सेक्शन 29। ठीक है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे और है ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट में make regulations for purpose of carrying into effect the provisions of act such as regulation may provide
for all or any of the following matters, namely the manner in which trade union and the rules of trade union shall be registered, the transfer of registration, manner in which qualification of persons, conditions of subject in which inspection of documents kept by registrar shall be allowed, and fees which shall be chargeable in respect of such inspection, any matter which is to be or may be prescribed. सेक्शन 29 के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपका ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्संस के बारे में दिया हुआ है, जो भी अकाउंट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को देखेगा, ऑडिट करेगा, कोई भी ऐसी फीस इस टाइम पे जो भी लगेगी, या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो भी इसमें है. सर्टेन एक्ट्स, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, द फॉलोइंग एक्ट नेमली, कौन कौन से एक्ट है जो ट्रेड यूनियन पर नहीं लगते हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कंपनी एक्ट, ये तीनों एक्ट क्या है, ट्रेड यूनियन पे नहीं लगते हैं, डू नॉट अप्लाई ऑन ट्रेड यूनियन. सो दिस इज इट. मैंने बेसिक्स ट्रेड यूनियन के इंक्लूड करने की कोशिश की है इस वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. एक बार सारे सेक्शंस को देख लो कि सेक्शन 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, ठीक है, और बेसिक सेक्शन देख लो. इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के लिए, टेलीग्राम चैनल से. नेक्स्ट वीडियो कल आएगी सेम टाइम पे. दिस इज मी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट PMYP. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन. शेयर दिस वीडियो विथ ऑल दोज हु आर गिविंग EPFO एग्जाम या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं EPFO एग्जाम देने की. टिल देन, जय हिंद.